हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले दो वीडियो में मधुआ कहानी और ठाकुर का कहानी कुआं को पढ़ लिए हैं। आज हम लोग इस वीडियो में नीलम देश की राजकन्या कहानी को पढ़ेंगे, जो कि जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा गया है। और इससे आगे आने वाले वीडियो में परिंदे, दिल्ली में एक मौत, वापसी, अभिशप्त तथा मिस पाल जैसे कहानियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, नीलम देश की राजकन्या जो चैप्टर लिखे हैं, जो कि जैनेन्द्र कुमार हैं, तो इनके जीवन परिचय के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग नीलम देश की राजकन्या का एक सारांश देखेंगे कि आखिर हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, नीलम देश की राजकन्या चैप्टर को लिखे हैं जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, जैनेन्द्र कुमार का जन्म 1905 में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था? तो 1905 में। कहाँ हुआ था? तो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, देखिए, प्रथम लाइन से ही आपके 2-3 प्रश्न बन गए, जैसे कि नीलम देश की राजकन्या का लेखक कौन है? तो जैनेन्द्र कुमार हैं। जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म कब हुआ था? तो 1905 में। कहाँ हुआ था? तो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। इसी प्रकार लाइन बाय लाइन प्रश्न आते ही रहेंगे। आप कृपया ध्यानपूर्वक इस कहानी को समझते चलिए। ठीक है, देखिए, इनकी प्रमुख रचना है परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोधक। तो ये सभी जो थे ना दोस्तों, ये सभी के सभी उपन्यास थे। क्या थे? ये सभी के सभी उपन्यास थे। और आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या और पाजेब, ये सब क्या है? तो ये सब कहानी संग्रह है। उपन्यास में आपका परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोधक उपन्यास है। और वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, ये सब कहानी है। ठीक है, प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेम, सोच विचार, समय और हम, ये सब क्या है? तो ये सब निबंध संग्रह है। ठीक है, देखिए, इनको कौन कौन से प्रमुख पुरस्कार मिल चुका है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित इनको किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान और पद्म भूषण। ठीक है, इनका निधन 1990 में हुआ था, जन्म हुआ था 1905 में। इनको साहित्यिक विशेषता इनकी है कि हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित जैनेन्द्र कुमार का लेखन बहुत व्यापक और वैविध्यपूर्ण है। अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से उन्होंने हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन किया। परख और सुनीता के बाद 1937 में प्रकाशित त्यागपत्र ने इन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में प्रभुत्व प्रतिष्ठा दिलाई। इसी तरह खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य और तत्सत जैसी कहानियों को भी कालजयी रचनाओं के रूप में मान्यता मिली। चलिए, अब हम लोग दोस्तों नीलम देश की राजकन्या कहानी का सारांश जानेंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर को आरंभ करते हैं। देखिए, 7 समुंदर पार एक नीलम नाम का द्वीप था। ठीक है, उसमें वहाँ की एक राजकुमारी थी। राजकुमारी के पास सब सुख था। ठीक है, सारी सुख सुविधा उनके पास था। लेकिन वो राजकुमार को पाने की इच्छा में उन सारे सुख सुविधाओं को इग्नोर कर रहे थे और वो मन ही मन उदास रहती थी। लेकिन जब सारी सहेलियां, ठीक है, उनसे दूर चली गई, तब जाके उनकी कीमत राजकुमारी को महसूस हुआ और उसकी राजकुमारी, जो राजकुमार को पाने की इच्छा थी, वह समाप्त हो गया। और वह बाद में राजकुमारियों की सहेली जब उनके पास वापस आए, तब वो बाद में खुशी खुशी रहने लगे और राजकुमार को पाने की इच्छा जो है वो समाप्त हो गया।
तो बेसिकली हम लोग यही चीज़ को हम लोग कहानी में समझेंगे और अच्छे ढंग से समझेंगे। आपको तो सारांश में एक बार में समझ नहीं आएगा दोस्तों, लेकिन कहानी को आप कृपया ध्यानपूर्वक समझें, आपको अवश्य ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं। देखिए, वह 7 समुंदर पार जो नीलम का द्वीप है, मतलब एक द्वीप के बारे में व्याख्यान दिया गया है जो कि 7 समुंदर पार है, वहाँ की कहानी है। यह जो है वहीं की कहानी है। वहाँ की राजकन्या को एकाएक किन्नरी बालाओं का हास कौतुक जाने क्यों फीका लगने लगा। मने राजकुमारी जो थी उनकी सहेली थी किन्नरी बालाओं, तो पहले किन्नरी बालाओं के साथ घुल मिलकर मिलकर रहते थे, ठीक है। लेकिन एकाएक उनका जो मनोरंजन था वो राजकुमारी को फीका लगने लगा। आमोद के सभी साधन हैं, माने जो एक मनोरंजित जीवन होता है उनके सभी साधन हैं, लेकिन अनेकाएक स्वर्ग की अप्सराएं सेवा में रहती है और उनके सेवा में अनेक स्वर्ग की अप्सरा रहती है। राजकुमारी के सेवा में अनेक अनेक गंधर्व बालाओं और किन्नरी तनुनियाँ रहते हैं उनके सेवा में। महल हैं 3, और महल कितने हैं तो 3 महल हैं। एक पुखराज का है, दूसरा पन्ने का है और तीसरा हीरे का है। मतलब एक पुखराज का है महल, ठीक है, मतलब इसको फूलों की महल समझ सकते हैं। दूसरा पन्ने का महल है और तीसरा हीरे का महल है। अप्सराएं उनमें ऐसी डोलती हैं जैसे फुलवारी, और उनसे उज्जवल हंसी की फुहार फूटकर पराग सी चहुं ओर बिखरी रहती है। मतलब वहाँ पास अप्सराएं जो है ना, राजकुमारी को खुश रखने के लिए पूरी भरी हुई रहती थी, बिखरी रहती थी, और उनके आसपास सभी कहीं दुलार और अभ्यर्णता है, मतलब दुलार प्यार से उनका महल भरा रहता था। पर राजकन्या का जो खाने कैसे रखने लगा है, ठीक है, पर राजकन्या का जो मन है वो कैसे रखने लगा है। अब बड़े बड़े प्रसादों के आंगनों और कोष्ठों में जा जाकर राजकन्या अपने को बहलाती फिरती है, पर सब तरुणी संगिनियां के बीच घिरी रहकर भी जाने कैसे उसे सूना लगता है। इतना सुख सुविधा, इतना साथी सहेली होने के बावजूद भी राजकुमारी को सूना लगता है। कहती है, तुम जाओ, मुझे तो तुमने बहुत आनंदित कर दिया। मैंने अपनी सहेलियों को, राजकुमारी बालाओं को कहती है कि तुम अब जाओ, तुमने मुझे बहुत आनंदित कर दिया। मैं उतने के योग्य नहीं हूँ, ठीक है, मैं उतने के योग्य नहीं हूँ, अपने सहेलियों से बोलती है। बस तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अब अकेला छोड़ दो। मैंने अपनी किन्नरी बालाओं, अपने सहेलियों से कहती है कि तुमने मुझको बहुत प्रसन्न रखा, लेकिन अब तुम जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, अब मैं अकेला रहना चाहती हूँ। राजकुमारी ऐसे बोली। किन्नरियाँ सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ती है। कोई वेणी में फूल खोस देती है, कोई राजकन्या की देह पर पराग बिखेर देती है। कहती है, सखी हमको दुत्कारो मत, राजकुमार आएंगे तब हम अपने आप चली जाएंगे। मैंने किन्नरी बालाओं, उनके सहेलियाँ बोलते हैं कि हमको दुत्कारो मत, जब राजकुमार आ जाएंगे तो हम लोग खुद चले जाएंगे। यह कहकर वे फिर खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। राजकन्या कहती है, कैसे राजकुमार, कौन राजकुमार, तुम मेरी बैरिन क्यों बनी हो। मैंने ऐसे किन्नरी बालाओं से राजकुमारी बोलती है कि कौन राजकुमार, किस राजकुमार के बारे में तुम लोग बात कर रहे हो। इस पर वे किन्नरी बालाएं और भी खिलखिला हंसती हुई कहती है, कोई राजकुमार तो आते ही होंगे, नहीं तो हमने क्या बिगाड़ा है कि हमें झिड़कती हो। मैंने वो किन्नरी बालाएं बोलती है कि कोई राजकुमार तो जरूर आ रहे होंगे, नहीं तो हम लोग इतना तुमको प्रसन्न से रखते हैं, फिर भी हम लोग के ऊपर तुम गुस्सा हो रही हो। पर सखी जी, यह नीलम का द्वीप है, बीच में समुंदर 7 हैं, तब धरती आती है, यहाँ तक कोई भी राजकुमार नहीं आ सकते हैं, यहाँ का यह नियम है। वो किन्नरी बालाएं राजकुमारी से कहती है कि यह नीलम का द्वीप है, यह 7 समुंदर के पार है, उसके बाद धरती है, यही इसका नियम है कि यहाँ कोई राजकुमार नहीं आ सकता है। राजकन्या यह सुनकर वहाँ से चल देती है, कुछ नहीं ही बोलती।
नहीं ही बोलती, माने वो कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप चल जाती है। अप्सरा किन्नरियों की खिलखिलाहट भी उसके पीछे चलती है। तब राजकन्या हठात सोचती है सब झूठ है, पर सब झूठ है कैसे? यह सोचती है कि सब झूठ है, लेकिन सब झूठ कैसे है? तो यह भीतर ही भीतर प्रतीक्षा कैसी है? वो सोचती है कि जब राजकुमार नहीं आएंगे तो यह भीतर जो प्रतीक्षा है वो कैसा है? अभिषेक नहीं होना है तो रस इकट्ठा होकर मन को उभार की पीड़ा क्यों दे रहा है? जब किसी को भी आना नहीं है तो भीतर प्रतीक्षण यही नियंत्रण किसका ध्वनित हो रहा है? क्या किसी का भी नहीं? मैंने मन ही मन सोचती है कि जब किसी को आना ही नहीं है, लेकिन किसी का इंतजार मेरे मन में क्यों है? ये राजकुमारी सोचती है। आंगन पुष्पित प्रतोक्षमान है, रोज रोज प्रातः साय मैं उसे दे देती हूँ, आसान बिछा देती हूँ। मैंने रोज रोज प्रातः साय मैं उसे दे देती हूँ, आसन बिछा देती हूँ। क्या उस पर आंगन पर चलकर आसन पर अधिकार जमाने वाला सचमुच वह कोई नहीं आने वाला है? तब आंगन आप ही आप पुष्पित क्यों उठता है? मैंने सोचती है कि जब मैं आंगन को इतना पुष्पों से सजा देती हूँ तो क्या उस पर चलकर आने वाला कोई नहीं है? तब मैं आखिर उस आंगन को क्यों सजाती हूँ? तब आंगन इतना पुष्पित होकर क्यों उठता है? आएगा ही, यदि कोई नहीं अपने पग चाप से उसे कंपाता हुआ, अपने निक्षेप से उस कंपन को मिटाता हुआ, तो क्यों मैं उस अपने वक्ष को रोज रोज आंसुओं से धोया करती हूँ? मैंने वो सोचती हैं कि जब मैं रोज रोज इस आंगन को फूल से सजाती हूँ, इस फूल को बिगाड़ते मैंने पैरों से बिगाड़ते उड़ेलते कोई नहीं आएगा, तो मैं आखिर ऐसे क्यों करती हूँ? क्यों है यह? क्या सब व्यर्थ है, सब झूठ है? किंतु नहीं है व्यर्थ, ये मन ही मन सोचती है ऐसा। फिर मन ही मन वो सोचती है किंतु नहीं है व्यर्थ, किंतु नहीं है व्यर्थ, नहीं है झूठ। किसी क्षण भी कंटिक हो उठने वाली मेरी पुष्पित देह मेरी प्रतीक्षा की साक्षी है। वह सोचती है कि मैं जो प्रतीक्षा कर रही हूँ इसका साक्षी मेरा शरीर है, और वह प्रतीक्षा ऐसी सत्य है कि मैं कुछ भी और नहीं जानती। इस ओर यह सत्य है, वह सोच लेती है कि मैं और कुछ नहीं जानती हूँ, मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ, इसीलिए यह सत्य है। तब उधर प्रति सत्य है, वह है कैसे नहीं जो आएगा। वो सोचती है कि वह होगा, वो कैसे नहीं जो यहाँ नहीं आएगा, देखेगा, और जिसके दृष्टि स्पर्श से ही मैं जान लूँगी कि मैं नहीं हूँ, मैं कभी नहीं थी। मैंने मन ही मन सोचती है कि वह जब आएगा मुझे देखेगा तो मुझको तभी आभास हो जाएगा कि मैं कभी नहीं थी, सदा वही था, वही है, और मैं उसी में हूँ जो आएगा और मेरे सब कुछ को कुचल देगा। कहेगा अब तक तू भूल थी, अब मेरी होकर तू सच हो, तू यह अलग कौन है, तू मुझ में हो। वह बोलेगा कि तू मुझ में हो, ऐसे ऐसे वो सोचने लगी। ऐसा जो वह है मेरा अनु अनु कहता है कि वह है, वही है, मैं नहीं हूँ। मैंने ऐसा राजकुमारी सोचने लगी कि नहीं, वही है, सिर्फ वही है, मैं नहीं हूँ। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। प्रसाद अप्सराओं और किन्नरी कन्याओं से उद्यान बनता रहता है, हरियाली रंगीन और जगमग। राजकुमारी की प्रसाद सेवा ही उन सेविकाओं का काम है, और वे ऐसी हैं कि निष्णात, उनकी विनोद लीलाओं का पार नहीं। राजकन्या के चारों ओर पुष्पहार के समान वे ऐसी इथी गुत्थी रहती है कि अवकाश कहीं से भी संधि पाकर राजकन्या के पास नहीं ही आ सके। मैंने जो किन्नरी बालाएं हैं, उनकी सहेलियां हैं, राजकुमारी की सेवा में ऐसे विलुप्त रहती हैं जैसे उनके पास और कुछ अवकाश, मैंने छुट्टी और कुछ काम के लिए मिल ही ना पाए। क्या पता उस अवकाश संधि में से फिर कोई प्रश्न, कोई अभाव, कोई अवसाद ही झांकने लगा जाए। पर एक अभाव तो झांकने लगा ही।
बाहर से नहीं वह भीतर से ही झांक उठा। मैंने राजकन्या का इतना सेवा के बाद भी राजकन्या के अंदर एक मन में एक अभाव उत्पन्न हो ही गया। राजकन्या कुछ चाहने लगी, कुछ वह की जाने क्या। मैंने राजकन्या अब कुछ चाहने लगी थी। किन्नरी कन्याएं ये देख सोच में पड़ गई, उनसे क्या असावधानी हो गई। मैंने उनकी सेविकाएं सोचने लगी, राजकुमारी की सेविकाएं, कि हम लोग से क्या भूल हो गया। क्या उन्होंने राजकन्या के मन को कभी एक क्षण यहाँ होगा, एक क्षण को भी अवकाश दिया है। अपने प्रभु वैभवशाली इंद्र की आज्ञा पर जो राजकन्या की सेवा में नियोजित है, सो क्या उन्होंने अपने कर्तव्य में तनिक भी त्रुटि की है। मैंने ऐसा सभी जो है राजकन्या की सेवा करने वाले किन्नरी बालाएं ऐसा सोचने लगे, क्या हम लोग कभी भी त्रुटि किए हैं राजकन्या की सेवा में। फिर यह राजकन्या में कैसे लक्षण दिखने लगे हैं और वे किन्नरी बालाएं अत्यधिक तत्परता से राजकन्या के जी बहलाव में लगी पड़ी। मैंने और अब वो लोग लग गए ढंग से राजकन्या को और खुश रखने का प्रयास उन लोग करने लगे। बोले, आओ राजकन्या खेले। मैंने सभी किन्नरी बालाएं बोली कि आओ राजकन्या अब खेलते हैं। राजकन्या ने फीकी मुस्कुराहट से कहा, खेलोगी? अच्छा खेलो। किन्नरियाँ बोली, राजकन्या तुम यह कैसी बोलती हो? पहले हमसे ऐसे पराये भाव से नहीं बोलती थी। तुम्हारा मन कैसा हो गया है? हमसे उदास क्यों रहती हो? ऐसा किन्नरी बालाएं राजकन्या से प्रश्न पूछती है। राजकन्या ने कहा, नहीं नहीं सखियों, मैं कहती तो हूँ आओ खेले। किन्नरियों ने विषण भाव से कहा, राजकन्या हम जानती हैं तुम्हारा चित्त हमसे उदास है, हमसे ऐसा क्या भूल हुई है। ऐसे किन्नरी बालाएं राजकन्या से पूछती है। राजकन्या उन सब के गले मिलकर कहने लगी, नहीं नहीं सखियों, ऐसी बात मत कहो। हम सब बचपन की संगनी हैं, तुम्हारे बिना मैं क्या करूं? चित्त कभी उदास हो जाता है, सो जाने क्यों। मैंने राजकन्या जवाब देती कि नहीं सखियों, तुम तो हमारे बचपन के साथी संगनी हो, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल मन कभी कभी उदास हो जाता है। पर मैं तुम लोगों से अलग नहीं हूँ, तुम्हारी हूँ। किन्नरियों ने कहा, तुम अब हमारी नहीं रह गई हो राजकन्या, तुम अकेली रहती जा रही हो। अकेलापन तो हाँ, मुझे कुछ लगता है, मैं क्या करूं। राजकुमारी बोलती कि हाँ, आजकल तो अकेलापन कुछ लगता है, लेकिन मैं क्या करूं। पर अब मैं ऐसा नहीं रहूंगी। ऐसा वो बोलती है किन्नरी बालाओं से कि अब मैं ऐसा नहीं रहूंगी, अकेलापन मुझसे सहा नहीं जाता। किन्नरियों ने कहा कि राजकन्या अब हमारा खेलने का अंत आ गया दिखता है, जैसा भाग्य। किंतु राजकन्या दोस्त तो हमारा कोई नहीं है। ऐसा किन्नरी बालाएं राजकन्या से बोलती है। इस पर राजकन्या ने सबको एक एक कर अपनी छाती से लगाकर कहा, नहीं नहीं सखियों, मैं खूब खेलूंगी। कभी कभी चित्त मेरा बुरा हो आता है, तब तुम यह मत समझो मुझे कलेश नहीं होता, मैं ऐसे ही उदास हो जाती हूँ। मन पर उस वक्त बड़ा बोझ रहता है, पर अब मैं खुलकर खूब खेला करूँगी। सच खूब खेला करूँ? ऐसा पूछती है उन लोग किन्नरी बालाएं। अरे राजकन्या, तू कैसी बात करती है? खूब खेला करेगी तू, भली खेलेगी तू। तेरे भीतर इस पुष्पित आनंद के किनारे से लगा जो आसन बिछा है और जो वहाँ एक की बाट जो ही जा रही है, वह क्या झूठा है? मैंने राजकुमारी मन में सोचती है कि क्या मैं अब खूब खेलूंगी, लेकिन जब मैं खूब खेलूंगी तो जो किसी का इंतजार है वो क्या यह झूठा है? तू जानती है वह तेरा सच है। अब वो मन में सोचती कि नहीं, तू जानती है वह तेरा सच है, फिर क्या तू खेल में उसे पूरी तरह बिखेर देकर निबट रहना चाहती है, मैंने भुला देना चाहती है? पगली, यह चाहती है तो करके देख। पर मैंने इसका मन में अंदर ही सोच आया कि यह चाहती है उसको भुला देना, तो यह करके देख। और राजकन्या क्या सचमुच खूब खेलती रह सकी? पर खिलौने से सब तक
कब तक कोई अपने मन को बहला सकता है। मैंने राजकन्या जो है सोचते हैं कि खिलौने से कब तक कोई मन को बहला सकता है। अगले दिन गई वे किन्नरियाँ, अगले दिन सारी किन्नरियाँ चल गईं। कहाँ गई वे अप्सराएं, कहाँ गई गंधर्व बालाएं। पुखराज के उस बड़े बड़े आंगनों और कोष्ठों में राजकन्या भाग भाग कर देख आई। कहाँ गई वे सब सखियाँ। अगले दिन उसकी सारी सखियाँ उसको छोड़कर चली गई थी, क्योंकि राजकुमारी उनके साथ अब घुल मिलकर हंसी खुशी से नहीं रहती थी और खेलती भी नहीं थी। इसीलिए सारी गंधर्व बालाएं किन्नरियाँ चली गई थी। कहा गए वे मन की परियां, कहीं तो भी कोई नहीं दिखता। क्या वे सपना थी, माया थी। पन्नों का महल वह देख आई, हीरे का भी देख आई। कहाँ कोई नहीं, कहीं कोई नहीं। मैंने वो सोचने लगी कहाँ चली गई सब। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भटक कर उसने देखा, कहीं कोई नहीं, कहीं कोई नहीं। फूल है तो फीके हैं, पराग है तो बिखरा है, और जो है वह सूना है। आई तुम कहाँ गई सखियों, फिर मुझे छोड़ क्यों गई। मैंने राजकुमारी, ऐसा प्रश्न उठने लगा राजकुमारी के मन में, और वह उस टकराहट के जवाब में भीतर मानो ध्वनित प्रतिध्वनित होता हुआ संबोधन भी सुनने लगी। ओ राजकन्या, तुम अकेला कब नहीं थी जो अब अकेली न रहो। मैंने उसका मन में अब सवाल उठने लगा कि ओ राजकन्या, तुम अकेली कब नहीं थी कि अब अकेला हो। हमसे तुम जब तक बहली तब तक हम थी। तुमने अपना अकेलापन संभाला और हम जिस लायक थी उस लायक रह गई। राजकन्या, तुम्हारा अकेलापन तुम्हारा है, इसे वही लेगा जो इसके लिए है। राजकन्या कहना चाहने लगी, नहीं नहीं नहीं, अब मैं अकेली न रहूँगी, तुम सब आ जाओ, मैं अब खेलती रहूँगी, खेलती रहूँगी। पर अपने ही उत्तर में वह सुनने लगी, यह झूठ है राजकन्या, तू वह नहीं है, तू खेल नहीं है, तू उनसे अकेली है, यद्यपि अंत तक अकेलापन छल है। मैंने मन में ये सोचने लगी राजकन्या। पल बीते, दिन बीते, मास बीते। राजकन्या पुखराज और पन्ने और हीले के अपने महलों के बड़े बड़े आंगन में और कोष्ठों में घूम घूम कर परखने लगी कि वह एक है, अकेली है, कहीं कोई नहीं, कहीं कोई नहीं। मैंने वो घूर घूर कर सारे महल में देखी कि कहीं कोई भी नहीं है। जो उसका राजकुमार का आने का जो आसरा भी था वो भी नहीं है। महल है जो जितने बड़े हैं उतने ही वीरान है। हवा उनमें साए साए करती हुई निकल जाती है। समुंदर का जल सीढ़ियों पर पछाड़ खता रहता है। पक्षी आकर ऊपर ही ऊपर उड़ जाते हैं। बादल जहाँ तहाँ भागते रहते हैं। आसमान गुंबद सा नीला नीला निर्विकार खड़ा रहता है। और राजकन्या पाती है उसका कोई नहीं, कोई नहीं, वह अपनी ही है। लेकिन क्या वह अपनी ही है। बीतते पलों के बीच काल स्थिरता से देख रहा है। राजकन्या के भीतर निमंत्रण अनिर्भिंग झंकार दे रहा है, यद्यपि बाहर सब मौन है। वह मंत्र की निरंतर जागृत ध्वनि ही उसका सहारा है, नहीं तो एकदम सब शून्य है, सब व्यर्थ है। उसके भीतर जो प्रतीक्षा है वह है सब निरस्ता के बीच सार सत्य है। मैंने जो उसका प्रतीक्षा है वही सही लगने लगा। जब प्रतीक्षा मैं कर रही हूँ तो प्रतीक्षा को समाप्त कर देने या उसे असमाप्त रखने वाला भी कोई है, ऐसा प्रश्न उठने लगा। वह नहीं है तो मैं ही नहीं हूँ। पर मेरे भीतर की झंकार तो है ही, तब उसको धारण करने वाला मैं भी हूँ और तब उसको ध्वनित करने वाला वह भी है और वह है। ऐसा वह मन में उसका विचार होने लगा। पर मास बीते, वर्ष बीते, शताब्दियाँ बीती, युग बीते। महल के बड़े बड़े आंगन प्रकोष्ठों में खड़े हुए स्तंभ, ऊपर के छते, सामने की दीवार और चारों ओर की भुजंग गुंजा गुंजा कर कहता है कोई नहीं है, कोई नहीं है। मैंने उसको जब बहुत दिन अकेले रहना पड़ा तब सारे उसको छत, दीवार, प्रकोष्ठ, स्तंभ आदि बोलने लगे कि कोई नहीं है, कोई नहीं है। अरियो राजकन्या, बस काल है जो बीतने का नाम है, काल है जो मौत का ही नाम है। अरे राजकन्या,
बस कहीं और कुछ नहीं है, ऐसा बोलने लगे दीवाल वगैरह। पर राजकन्या के भीतर तो अहरह एक मनोचार की ध्वनि हो रही है, उसे इनकार करे तो कैसे। नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, इसमें काल को चुनौती मिलती है तो भी क्या। वह है, वह है, उसका मन में विचार चलने लगा, नहीं वह है, राजकुमार है तो है, नहीं तो मैं किसके लिए हूँ। अपनी प्रतीक्षा के लिए मैं हूँ और मेरी प्रतीक्षा उसके लिए है, ऐसा वह सोचने लगी। हवा सन सन करके उसके कानों में से भाग जाती है। समुंदर का हाहाकार चेतना को दबोच लेना चाहती है। काल आकर उसके सब कुछ को मानो रोंदता हुआ उसके ऊपर से जाकर भी नहीं जाता, वह भागता हुआ भी उसके ऊपर डटा खड़ा है। राजकन्या को लगता है मानो एक अट्टहास कह रहा है कि ओ राजकन्या देख, चारों ओर सब खोखला है कि नहीं। अरे ओ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तेरे मन के भीतर का राग एक रोग है। मत बीत और मत अपने को बिता राजकन्या, कहीं कोई नहीं है। धरती दूर है, बीच में 7 समुंदर है और आने वाला राजपुत्र कहीं कोई नहीं, कोई नहीं है। ठीक है, ऐसा विचार चलने लगा। कह तो एक बार की कोई नहीं है, फिर देख कि वे सब किन्नरियाँ पलक मारते तेरे पास आई या नहीं। वह सब मेरी बांदियाँ हैं। राजकन्या पुकारना चाहती है, ओ मेरी सखियों को मुझे दे दो, पर जिसके लिए मैं हूँ वह तो है, नहीं तो मैं नहीं। मैंने राजकुमारी यह भी बोलना चाहती है कि सभी सखियों को मुझे लौटा दो, लेकिन उसके मन में एक और प्रश्न आ जाता है कि नहीं, जब मैं हूँ तो मेरे लिए भी कोई है, ऐसा वह सोचने लगी। आगे देखिए, उसकी इस बात पर मानो अट्टहास और सहस्त्र गुणित होकर उसके चारों ओर व्याप्त जाता है, मानो उसे लील लेना चाहता हो। तब राजकन्या आंखें मूंद कर प्राणपन से भीतर की ही कह उठती है, तू है, नहीं आया है तो भी तू आ रहा है, तू आने के लिए ही नहीं आया। इस तेरी ठगाई में आकर मैं प्रातः संध्या तेरे आंगन को धेने में चूक करने वाली नहीं हूँ। ओ छलिया, जो नहीं जाने वह नहीं जाने, पर क्या यह हंसने वाला काल बलि भी नहीं जानता है। पर मैं जानती हूँ, सुन ओ सुन, मैं और मेरी प्रतीक्षा हम दोनों तुझसे टूटने के लिए ही टिके हैं, नहीं तो हम होते ही क्यों। ऐसा ये सोचने लगी राजकन्या। तू आएगा और मैं टूट कर कृतार्थ होंगी। चारों ओर होता हुआ अट्टहास चित्कार का रूप धर उठा, मानो सहर्षों कंकाल दांत किकट कर विकट रूप में गर्जन कर रहे हो। हवा प्रचंड हो उठी, समुद्र दुर्दांत रूप से महल पर फन पटक पटक कर फुफकार करने लगा। जान पड़ा सब ध्वंस हो जाएगा। इस आतंककारी प्रकृति के रूप में नीचे राजकन्या भय से कांप कांप गई, पर वह जपती रही, तू है, तू है। थोड़ी देर में किसी ने उसके भीतर ही जैसे हंस कर कहा, आई ही बड़ा राजकन्या, पगली ढीठ ढीठ, मैं कहाँ अलग हूँ, क्योंकि मैं तो तेरे नहीं हूँ, तेरे नहीं में भी रहूँगा। सुना, अब कान खोल और हंस। उस समय राजकन्या ने दोनों हाथों से पूरे जोर से अपने वक्ष को दबा लिया। उसके सारे गात में पुलक हो आया। वह यह सब कैसे सहे, कैसे सहे। उसके मुंह से हर्ष की एक चीख निकली, मानो वह पागल हो उठी। क्षण भर बाद अपने अक्ष खोली, देखती है सब और बसंत है और महल के द्वार में से किन्नरी बालाएं भांति भांति के उपहार लिए बढ़ती चली आ रही है। पास आने पर राजकन्या ने जाने कैसी मुस्कान से कहा, तुम आ गई, यह क्या क्या लिए आ रही हो। किन्नरी बालाओं ने कहा, उपहार है, ये राजपुत्र का इच्छानुसार हमें लाने को कहा गया है। राजपुत्र? कैसा राजपुत्र? राजकुमारी बोलती है, राजपुत्र? कैसा राजपुत्र? अभी हमारे आगे आगे उनकी सवारी आ रही थी राजकन्या,
किन्नरी बाला इसकी जवाब देती है, सचमुच अब वह कहाँ गए? राजकन्या पूछती है कि सचमुच? राजकन्या ने मुस्कुरा कर कहा, कौन राजपुत्र जी? एक तो आए थे, उनको मैंने कैद में डाल दिया, अब वह उपद्रव नहीं करेंगे। हमारे द्वीप पे उनका क्या काम? क्यों सखियों? मैंने अब ये ऐसा सोचने लगी कि हमारे द्वीप में राजकुमार का क्यों काम है, वो यहाँ क्यों आएंगे। इसके बाद राजकन्या उठकर अपनी किन्नरी सखियों के साथ एक एक से गले मिली। अंततः वह हर प्रकार की क्रीड़ा में मग्न भाव से भाग लेने लगी और फिर अवसाद उसके पास नहीं आया। दोस्तों, यह कहानी का सारांश कुछ इस प्रकार है कि एक राजकन्या थी, उसके पास सारी सुख सुविधाएं था, लेकिन फिर भी राजकुमार के लिए उसके मन में एक भाव उत्पन्न हो गया कि हमको राजकुमार चाहिए। लेकिन वो भी भाव धीरे धीरे समाप्त हो गया जब उनकी सारी सखियां उनको छोड़कर चली गईं, और जब वो लाखों हजारों वर्ष अकेली रही तब वो सीख गए कि कोई नहीं आने वाला है। तो बाद में जब उनके पास जब किन्नरी बाला जब वापस आ गए तो फिर वो घुल मिलकर रहने लगी, खेलने लगी। अब हम लोग इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। जैसे कि देखिए, लेखक जैनेंद्र कुमार का जन्म कब हुआ था? तो 2 जनवरी 1905 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। लेखक जैनेंद्र कुमार का मूल नाम क्या है? तो आनंदी लाल जैनेंद्र कुमार का नाम है, मूल नाम। लेखक जैनेंद्र कुमार के पिता का नाम क्या है? तो श्री प्यारे लाल। लेखक जैनेंद्र कुमार के पिता का नाम है श्री प्यारे लाल। लेखक जैनेंद्र कुमार के माता का क्या नाम है? तो श्रीमती रमा देवी जैनेंद्र कुमार का माता जी का नाम है। जैनेंद्र कुमार की पहली कहानी क्या है? तो खेल है। क्या है? खेल है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1928 ईस्वी है। लेखक जैनेंद्र कुमार का पहला उपन्यास क्या है? तो परख है। लेखक जैनेंद्र कुमार का पहला कहानी संग्रह क्या है? तो फांसी जो है वो पहला कहानी संग्रह है। फांसी कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष कब हुआ? 1929 ईस्वी में हुआ। नीलम देश की राजकन्या लेखक जैनेंद्र कुमार का कहानी संग्रह है और इसका प्रकाशन कब हुआ? तो 1933 में हुआ। कब हुआ दोस्तों? तो 1933 में हुआ। प्रश्नोत्तरी शैली में जैनेंद्र कुमार की सर्वाधिक रचना कहानी समय और हम है। क्या है? समय और हम है। और जैनेंद्र कुमार को उसके लेखक के लिए दिए गए पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदुस्तानी अकादमी भारत भारती पुरस्कार जिसको बोलते हैं, तहसीमल डालिया पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार से उनको नवाजा गया है। आगे है कि लेखक जैनेंद्र कुमार का निधन कब हुआ? तो लेखक जैनेंद्र कुमार का निधन हुआ था 14 दिसंबर 1988 में। आगे है इसके बाद कि नीलम देश की राजकन्या कहानी में किस द्वीप का नाम बताया गया है? तो नीलम का द्वीप का नाम जो है वो बताया गया है। आगे है कि नीलम देश की राजकन्या में कितने महल थे? तो 3 महल थे। नीलम देश की राजकन्या में स्थित 3 महलों के नाम क्या हैं? तो पूखराज का महल नाम है, और पन्ने का महल नाम है, और हरी का महल नाम, हीरे का महल। याद रखिए, यहाँ पास ये गलत है, आप इसको हीरे का महल कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नीलम देश की राजकन्या में राजकन्या की सेवा में कौन कौन रहती है? तो अनेक अनेक स्वर की अप्सराएं, गंधर्व बालाएं और किन्नरियां तरुणियां रहती हैं। ठीक है, नीलम देश की राजकन्या किस विद्या की रचना है? तो नीलम देश की जो राजकन्या है, या नीलम देश की राजकन्या ये कहानी विद्या की है। आगे है कि नीलम देश की राजकन्या जो राजकुमारी किसके इंतजार में है? तो राजकुमार के इंतजार में। जो मिथ्या है और राजकुमारी के मन में औलाद से पैदा हो गया है। ठीक है, अवसाद यहाँ पास कर लीजिए, ये मिथ्या है। कहानी नीलम देश की राजकन्या में प्रसाद किन से उद्यान बना रहता है? माने हरियाली कर लीजिए इसको, हरियाली से रंगीन और जगमगाता हुआ से बनता है। आगे है कि इसके बाद है कि नीलम देश की राजकन्या कहानी में अप्सराएं, किन्नरी बालाएं जिनकी आज्ञा पर राजकन्या की सेवा में थी? तो भगवान इंद्र की। आगे है नीलम देश की राजकन्या किस विधि की रचना है? तो कहानी है। नीलम देश की राजकन्या कहानी के लेखक कौन है? जैनेंद्र कुमार हैं।
नीलम देश की राजकन्या किस प्रकार का कहानी है, तो मनोवैज्ञानिक कहानी है, माने वो सोचा गया है, ठीक है, कल्पना किया गया है ऐसा। इस कहानी में इसके मनोभाव को दर्शाया गया है, तो पुरुष के मन एवं स्त्री के मन को दर्शाया गया है। कहानी के अनुसार किसको एकाएक किन्नरी बालाओं का हास कौतुक फीका लगने लगा, तो राजकन्या को फीका लगने लगा। कहानी के अनुसार नीलम देश की राजकन्या में कितने महल हैं, 3 महल हैं। कहानी में किससे अकेलापन नहीं सहा जाता, राजकन्या से। सखी हक्का दुत्कारो मत, सखी हमको दुत्कारो मत, राजकुमार आएंगे तब हम अपने आप चले जाएंगे, किसका कथन है, तो किन्नरी बालाएं बोलती है। किससे बोलती है, तो राजकन्या से बोलती है। कहानी में कौन ऐसे डोलती है और जैसे फुलवारी और उनमें उज्जवल हंसी की फुकार फूटकर पराग सी चहु और बिखरी है, तो अप्सराओं की। कहानी में कौन अत्यधिक तत्परता से राजकन्या के जी को बहलाने में लगी है, तो किन्नरियाँ। कहानी में दुर्दांत रूप से महल पर फन पटक पटर का कौन फुफकार रहा है, तो समुद्र। किन्नरी बालाएं किसके लिए भांति भांति उपहार लाती है, तो राजकन्या के लिए। कहानी में राजकन्या ने कितने राजकुमार को कैद कर लिया, तो 1 राजकुमार को। नीलम देश की राजकन्या कहानी का प्रकाशन कब हुआ, तो 1933 में। अब हम लोग इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू करेंगे। देखिए, नीलम देश की राजकन्या किस विद्या की रचना है, तो कहानी है यह। नीलम देश की राजकन्या कहानी लेखक कौन है इसके, तो जैनेन्द्र कुमार। नीलम देश की राजकन्या किस प्रकार का कहानी है, तो मनोवैज्ञानिक कहानी है। नीलम देश की राजकन्या इसके मनोभाव को दर्शाया गया है, तो पुरुष के मन को, स्त्री के मन को, यानी कि दोनों के मन को। कहानी के अनुसार किसको एकाएक किन्नरी बालाओं का हास कौतुक फीका लगने लगा, तो राजकन्या को। कहानी के अनुसार नीलम देश की राजकन्या में कितने महल हैं, तो 3 महल हैं। कहानी में किससे अकेलापन नहीं सहा जाता, तो राजकन्या से। आगे है कि सखी हक्का दुत्कारो मत, राजकुमार आएंगे तो हम खुद चले जाएंगे, यह कहकर कौन खिलखिलाकर हंसती है, तो किन्नरियाँ हंसने लगती है यह कह के, ठीक है। आगे है कि कहानी में कौन ऐसे डोलती है जैसे फुलवारी और उनमें उज्जवल हंसी की फुफकार फूटकर पराग सी चहु और बिखरी है, तो कौन ऐसी हंसती है, तो अप्सराएं हंसती है। कहानी में कौन अत्यधिक तत्परता से राजकुमारी के जी को बहलाने में लगी है, तो सभी जो है किन्नरियाँ जो है ना, उनके जी को लुभाने में सभी लगी हुई हैं। कहानी में दुर्दांत रूप से महल पर फन कौन पटक रहा है, तो समुद्र। किन्नरी बालाएं किसके लिए भांति भांति उपहार लाती है, तो राजकन्या के लिए। और कहानी में राजकन्या ने कितने राजकुमार को कैद में डाल लिया है, तो 1। आगे है कि नीलम देश की राजकन्या कहानी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो 1933 में हुआ था। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग अगली कहानी परिंदे के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।